डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 5 केमिकल रिएक्शन का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है बरकरार रहना, यानी कि बैलेंस रहना, उसमें कोई चेंजेस ना आना। कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है कि जो मास होता है, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास होता है वो हमारे पास कंजर्व रहता है, यानी कि वो बरकरार रहता है, उसमें कोई चेंजेस, कोई कमी या बेशी नहीं आती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है 1785 में एक फ्रेंच केमिस्ट लेवाइजर ने पुट फॉरवर्ड की। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इस लॉ की स्टेटमेंट है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो बनता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि उसकी अमाउंट क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आती। सिर्फ क्या होता है कि जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है, यानी कि जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस है वो एक फ़िज़िकल स्टेट से दूसरे फिज़िकल स्टेट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन इनके मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो कंजर्व रहेगा, यानी ना तो कोई एक्स्ट्रा मास बनेगा और ना वो जो मास है वो डिस्ट्रॉय होगा, वो ख़त्म होगा। हमारे पास एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, इस तरह प्रोडक्ट भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट होगा उसका जो टोटल मास होगा वो इक्वल होगा टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लग जाना। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कैसे फिनोमिना है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरह से फॉलो होता है? हम जब आयरन को, पीस ऑफ आयरन को खुली फ़िज़ा में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ग्रेजुअली ब्राउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसको आहिस्ता आहिस्ता जंग लगना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास ये जो रस्टेड आयरन है, ये जो ब्राउन कलर का आयरन होगा, इसका जो मास होता है वो हमारे पास इनिशियल आयरन से ज़्यादा होता है। अब इसका मास क्यों ज़्यादा होता है? क्या होता है कि जब हम आयरन को खुली फ़िज़ा में रखते हैं तो आयरन जो है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्राउन मास बनता है, ब्राउन कलर का आयरन बनता है, जिसको आयरन ऑक्साइड या फिर रस्टेड आयरन कहा जाता है। अब ये जो रस्टेड आयरन है इसमें मौजूद है आयरन और ऑक्सीजन, तो इसका जो इंक्रीज़ इन मास है वो ड्यू टू ऑक्सीजन है, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, इस वजह से हमारे पास आयरन का मास बढ़ जाता है। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी कि मास ना तो क्रिएट होता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास रिएक्टेंट में हैं, ज़रूरी है कि उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे पास प्रोडक्ट में मौजूद हो, यानी कि उनके एटम्स में ना तो कोई कमी आई ना फिर ज़्यादती है। जैसे कि अगर हम देखें, हमारे पास 4 आयरन जो है वो कंबाइन होते हैं 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और हमें देते हैं 2 आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल। अब रिएक्टेंट में मौजूद है 4 आयरन एटम, इस तरह रिएक्टेंट में मौजूद है 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल बना है 2 एटम के साथ, तो कुल मिला के हमारे पास कितने ऑक्सीजन हुए? 6 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में मौजूद है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड बनते हैं, हर मॉलिक्यूल में मौजूद है 2 आयरन एंड 3 ऑक्सीजन, तो टोटल हो के हमारे पास आयरन कितने हैं प्रोडक्ट में? 2 2 ज़ा 4 आयरन है एंड 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन है। तो अगर हम देखें मास ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास 4 आयरन है और प्रोडक्ट में भी 4। इसी तरह ऑक्सीजन भी जो रिएक्टेंट में है वो 6 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट में भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। ये हमारे पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसके मास में, इनकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल की एग्जांपल है। जब हम कोयले को जलाते हैं तो हमारे पास सिर्फ ऐश यानी कि राख रह जाती है। अब जो ऐश है उसका मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोल। अब ये डिक्रीज़ इन मास क्यों है?
डिक्रीज इन मास इसलिए है कि ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो जो हमारे बर्निंग से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐश। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश का जो टोटल मास होगा वो इक्वल होगा टू द कार्बन कोल एंड ऑक्सीजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि मैटर और मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अकर ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी कि एटम की रीअरेंजमेंट की वजह से क्या हो जाता है, इनका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एटम की रीअरेंजमेंट हो जाती है। उस रीअरेंजमेंट की वजह से हमारे पास नए प्रोडक्ट बनते हैं जो कि रिएक्टेंट सब्सटेंसेस से बिल्कुल ही चेंज होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है उसका जो मास होगा वो इक्वल होगा टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन फिजिकल चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी कि जो वाटर फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। वाटर बनता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कम्बिनेशन करते हैं। हाइड्रोजन भी हमारे पास गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ और ऑक्सीजन भी बॉन्डेड है 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो इस अरेंजमेंट की वजह से अरेंजमेंट की वजह से क्या हो जाता है, इनका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट ओनली चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या है। स्टूडेंट, जिस तरह कि आपको पता है कि हम एलिमेंट को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, इसी तरह हम कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। हर कंपाउंड का एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है। इसी तरह हम केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल और फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगी, वो रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के टर्म में लिखें तो वो क्या कहलाएगा, वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं जबकि प्रोडक्ट को हम राइट साइड पे लिखते हैं। इसके साथ साथ हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लगाते हैं एरो। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होती है, यानी कि ये हमें बताती है कि जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। हमारे पास एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें, नंबर ऑफ एटम को देखें तो देखते हैं कि क्या ये नंबर ऑफ एटम जो है हमारे पास इक्वल है या फिर नहीं। सिल्वर एटम को देखते हैं, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ सिल्वर एटम कितने हैं, 1। इसी तरह प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो रिएक्टेंट में 1 नाइट्रोजन एटम है, इसी तरह प्रोडक्ट में भी 1 नाइट्रोजन एटम है। ऑक्सीजन जो है 3 है, तो यानी कि रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 3 ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह सोडियम जो है वो 1 एटम है और क्लोरीन का भी 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी सोडियम का 1 है और क्लोरीन का 1 है। यानी कि इनमें से किसी भी एलिमेंट के एटम में चेंजेस नहीं आई, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। जितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहे हैं। अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं वो क्या करें, वो किसी खास केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें। इसके साथ साथ केमिकल इक्वेशन में हम एलिमेंट के जो सिंबल लिख रहे हैं और जो केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं वो हमने हमेशा करेक्ट लिखने हैं, यानी कि जो एलिमेंट या जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सिंबल और फार्मूला हमने करेक्ट लिखने हैं। इसके साथ साथ इट शुड बी बैलेंस इन टर्म ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
यानी कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन हो वो बैलेंस हो, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक हो, यानी उनमें जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के होंगे ज़रूरी है कि उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट्स के भी हो। हमने इनको बैलेंस करना है। इसके साथ है कि इट मस्ट शो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। इसके साथ साथ अगर हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट सब्सटेंस और जो प्रोडक्ट है वो जिस फिजिकल स्टेट में है उस फिजिकल स्टेट को हमने सबस्क्रिप्ट में शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर देते हैं। तो हमने यहाँ पे मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फिजिकल स्टेट लिखना है। CH4 जो है वो हमारे पास नेचुरल गैस है, ये गैसियस स्टेट में होता है, तो हमने इसके साथ सबस्क्रिप्ट में G लिखना है ब्रैकेट में। इसी तरह ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है तो हमने इसके साथ ब्रैकेट में G लिखना है, G स्टैंड फॉर गैसियस। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है तो हमने इसके साथ भी G लगाना है, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो हमने सबस्क्रिप्ट में L लिखना है, L स्टैंड फॉर लिक्विड। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू।